हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा फिर से स्वागत करती हूँ आपका राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में। फांसीवाद के इस पार्ट 3 में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फांसीवाद की विशेषताएं और सिद्धांत। इससे पहले शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि फांसीवाद पर जो पार्ट 1-2 हमने बनाए थे, उसमें फांसीवाद के पार्ट 1 में हमने देखा था फांसीवाद का सामान्य परिचय, कि फांसीवाद किसे कहते हैं, किस तरह से ये अस्तित्व में आया और इसका नाम फांसीवाद कैसे है। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि फांसीवाद का उदय और विकास किस तरह से हुआ। इटली में जो मुसोलिनी के द्वारा जो फांसीवाद का विकास किया गया, प्रतिपादन किया गया, वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से वो वहाँ फला फूला, और विश्व के अन्य भागों में ये किस रूप में और किस तरह से पहुँचा और उसकी स्थिति क्या रही। आज की इस हमारी चर्चा का विषय है फांसीवाद के पार्ट 3 में फांसीवाद की विशेषताएं और इसके सिद्धांत। ये फांसीवाद को समझने में फांसीवाद की विशेषताएं और सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समग्रता से किसी भी विषय को समझने के लिए ये तो जरूरी है ही कि हम किसी भी अवधारणा या विचारधारा के बारे में उसकी विशेषताएं और सिद्धांतों को गहराई से जानें। इसीलिए ताकि हम फांसीवाद को के हर पक्ष को समग्रता से विस्तृत रूप से समझ सके, इसीलिए इसके अलग अलग पार्ट्स को बांट करके हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो इस भाग में हम देख रहे हैं फांसीवाद की विशेषताएं और उसके सिद्धांत। तो आइए चलते देखते हैं। फांसीवाद एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित विचारधारा नहीं है, जैसा कि हमने इससे पहले भी जाना था कि ये एक अवसरवादी विचारधारा है, जिसने आवश्यकता अनुसार अपने अपने जो विचार हैं विभिन्न विचारधाराओं से ग्रहण किए। जैसे मुसोलिनी ने भी कहा था कि ये कोई विचार, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, ये एक कार्यक्रम है और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक किसी भी सिद्धांत को फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आवश्यकता अनुसार अवसर के अनुरूप जिस जिस सिद्धांत से उनको सहायता मिल सकती थी अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने में, उन सिद्धांतों से अपने विचार उन्होंने ग्रहण किए। तो एक तरह से ये एक सिद्धांतों का समूह है। फांसीवाद का प्रतिपादन किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया, हालांकि हमने देखा कि इसको जो व्यवस्थित रूप दिया मुसोलिनी ने इटली में, लेकिन फांसीवाद अनेक रूपों में विश्व के अन्य भागों में भी फैला, अलग अलग नामों से फैला, जैसे जर्मनी में नाजीवाद। तो इस तरह से फांसीवाद का प्रतिपादन किसी एक व्यक्ति के द्वारा, जो समग्रता से हम फांसीवाद को समझते हैं, तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा हम नहीं मान सकते, क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं का समूह अगर ये है तो विभिन्न विचारकों का इसमें सहयोग भी हमें मानना पड़ेगा। तो इसमें समय समय पर जो फांसीवादी विचारधारा रखने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ न कुछ हमेशा नया जोड़ा है। इसी आधार पर हम आज देख रहे हैं फांसीवाद की प्रमुख विशेषताएं और सिद्धांत। सबसे पहले जो इसकी मुख्य विशेषता है, जो इसको परिभाषित करती है, वो है सर्वसत्तावादी और सर्वाधिकारवादी राज्य का समर्थक। फांसीवादी राज्य को एक आध्यात्मिक और नैतिक सत्ता मानकर उसकी पूजा करते हैं, यानी एक ऐसी पवित्र सत्ता है राज्य जिसके खिलाफ, जिसके विरुद्ध किसी भी व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है। उनकी दृष्टि में राज्य ही भगवान है। मुसोलिनी का कहना था कि फांसीवाद एक धार्मिक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत मनुष्य को एक श्रेष्ठतर कानून और वस्तुपरक इच्छा के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इसकी इच्छा में ही व्यक्ति की इच्छा भी विलीन है और उसे एक आध्यात्मिक समाज के सचेतन सदस्य की स्थिति प्रदान करती है। यानी जिस तरह से भगवान में व्यक्ति की आस्था होती है बिना किसी तर्क के, बिना किसी विचार के, वैसे ही एक व्यक्ति को, नागरिक को राज्य में आस्था रखनी चाहिए। इस दृष्टि से व्यक्ति राज्य के अधीन है और राज्य साध्य और व्यक्ति उसका साधन है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का औचित्य राज्य के कानूनों के पालन करने तक सीमित है। राज्य से बाहर और राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है। फांसीवादी नेता अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर ज़्यादा बल देते थे, ताकि उनकी निरंकुशता कायम रख सके।
फांसीवादियों का विश्वास है कि जनसाधारण में न तो स्वशासन की योग्यता होती है, न ही वे राज्य के क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी चाहते हैं। फांसीवाद व्यक्तिवाद का विरोध करके समग्र अधिकारवादी राज्य का समर्थन करता है, यानी राज्य के विरुद्ध, राज्य के बाहर व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है। फांसीवादियों के अनुसार मानवीय आध्यात्मिक मूल्य रखने वाली वस्तु का राष्ट्रहित के सामने कोई महत्व नहीं है, और वो आध्यात्मिक मूल्य रखने वाली वस्तु है राज्य है। इसलिए वह व्यक्ति की संपूर्ण गतिविधियों पर राज्य रूपी संस्था का कठोर नियंत्रण रखने के पक्ष में है। मुसोलिनी कहता भी है कि राष्ट्र एक स्वावलंबी इकाई है, इसलिए राष्ट्र के संपूर्ण साधन राज्य को गौरवपूर्ण बनाने के लिए प्रयुक्त होने चाहिए, और व्यक्ति के मस्तिष्क में राष्ट्र की अभिवृद्धि का ही हमेशा विचार प्रधान रहना चाहिए। मुसोलिनी ने इटली में और हिटलर ने जर्मनी में इस सर्वसत्ताधिकारवादी राज्य की स्थापना करके वहाँ की समस्त जनता की गतिविधियों को अपने हाथ में लेकर के राष्ट्र के प्रति असीम श्रद्धा का परिचय दिया। उन्होंने राष्ट्र विरोधी तत्वों को सख्ती से कुचल दिया और वहाँ के मसीहा बन गए, और इसी से स्पष्ट होता है कि फांसीवादी सर्वसत्ताधिकारवादी राज्य के समर्थक है। दूसरी जो उनकी विशेषता है वो है उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन। फांसीवाद राष्ट्र की उपासना करते हैं, उनकी दृष्टि से राष्ट्र ही साध्य है। उनकी दृष्टि में राष्ट्र एक निर्जीव समुदाय नहीं है, बल्कि समान भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म आदि के बंधनों से एक सूत्र में बंधा हुआ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति और विशेष उद्देश्य रखने वाला सजीव संगठन है। यह जनता के भाग्य का फैसला करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का कोई अलग महत्व नहीं है, राज्य के भीतर ही राज्य का महत्व है, और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार क्या है? राज्य की आज्ञा का पालन करना। व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जिनसे कि राष्ट्र की शक्ति और गौरव में वृद्धि हो। एक तरह से ये चाहते हैं कि व्यक्ति राज्य की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहे। इसलिए हम कह सकते हैं कि फांसीवाद उग्र राष्ट्रीयता में विश्वास करता है। तीसरी जो विशेषता है वो है राज्य का सावयव रूप, यानी ये राज्य को व्यक्तियों का एक समूह मात्र नहीं मानते, बल्कि सभी एक पृथक, जिस तरह से एक शरीर विभिन्न अंगों का समूह होते हुए भी विभिन्न अंगों के जोड़ मात्र से, योग मात्र से कुछ अधिक होता है, उस तरह से राज्य भी अपने सभी व्यक्तियों के योग मात्र से कुछ अधिक होता है। जिस तरह से शरीर से पृथक उसके अंग का कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह से राज्य से पृथक व्यक्तियों या समुदायों का कोई महत्व नहीं होता। तो इसलिए अलग अलग अंग होने पर भी शरीर का अपना अलग अस्तित्व होता है, महत्व होता है। अलग अलग अंगों का अपना कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह से राज्य का अपना अलग अस्तित्व है। राज्य की रक्षा के लिए उसी तरह से किसी व्यक्ति को नष्ट किया जा सकता है, वो बलिदान किया जा सकता है, जिस तरह से शरीर की रक्षा के लिए एक खराब अंग को काट दिया जा सकता है। तो इस तरह से राज्य का सावयव रूप की कल्पना यहाँ पर की गई है, यानी राज्य से बाहर राज्य का कोई महत्व नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मुसोलिनी ने कहा भी है कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत एवं राज्य के लिए है, राज्य के बाहर और उसके विरुद्ध कोई भी नहीं हो सकता। इस तरह फांसीवादी राज्य को एक संपूर्ण सावयव इकाई मानते हैं, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और व्यक्ति उसके अधीन है। चौथी जो विशेषता है वो है अतर्कवाद और अबुद्धिवाद में विश्वास। जैसा कि हमने पहले ही जान लिया था कि फांसीवाद ये मानता है कि जनता को अपने नेता के पीछे पीछे चलना चाहिए, उसके शब्दों का अनुगमन करना चाहिए, अपने नेता की आज्ञा का पालन करना ही प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। ये तर्क और बुद्धि का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति बुद्धि की अपेक्षा भावना से काम लेता है, इसलिए भावनाओं को जगाना चाहिए। व्यक्ति बुद्धिवाद और तर्क के आधार पर कभी भी सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उसे अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए तर्क और बुद्धि से परे जाना पड़ता है। मुसोलिनी ने कहा भी है कि हमने अपना रहस्य उत्पन्न किया है, ये रहस्य विश्वास है,
ये एक भावना है, इसका वास्तविक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक वास्तविकता है, क्योंकि यह एक प्रेरक है, एक आशा है, एक विश्वास है और एक साहस है। हमारा रहस्य राष्ट्र है, हमारा रहस्य राष्ट्र की महानता है। तो इस तरह से भावनात्मक भाषण देकर के भावनात्मक रूप से जनता को उसने भावुक किया और राष्ट्र की बलिवेदी पर बलिदान होने के लिए तैयार किया। और इसी आधार पर, निष्ठा के आधार पर फांसीवादियों ने राष्ट्र का उत्थान किया। मुसोलिनी का मानना था कि प्रत्येक इटलीवासी को राष्ट्रीय उत्थान के लिए हर समय कार्य करते रहना चाहिए और कार्यों को बिना तर्क के ही लागू करना चाहिए। उसने श्रद्धापूर्वक राष्ट्र की बलिवेदी पर हमेशा व्यक्ति को एक साधन के रूप में तैयार रहने के लिए तैयार किया और उसका विश्वास, और ये जो श्रद्धा और विश्वास है वो पर्वतों को हिला सकता है, उसके अनुसार तर्क और बुद्धि ऐसा नहीं कर सकता। राष्ट्र के प्रति प्रेम और वो जो उग्र राष्ट्रवाद की भावना जो उसने फैलाई, उसके पीछे भावना ही महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। और इससे फांसीवादियों का ये जो सिद्धांत है, उससे फांसीवादियों ने अपनी जो तानाशाही प्रवृत्ति थी उसको स्थायित्व प्रदान करने का काम किया। उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए वो चाहते थे कि जनता उनका आंख बंद करके अनुगमन करती रहे, जिसके लिए विवेक और बुद्धि लगाना आवश्यक नहीं है। इसके बाद एक व्यक्ति के शासन और तानाशाही में विश्वास करते थे, जैसा कि पहले का जो तर्क है, चौथा तर्क, जिसपे कि वो अविवेक और अबुद्धिवाद भी विश्वास करते थे, इसी का आगे विस्तार करते हुए हम ये समझेंगे कि वो ये मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति शासन के योग्य नहीं है। शासन की योग्यता थोड़ी ही व्यक्तियों में होती है, इसलिए योग्य व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि वो अज्ञानी और मूर्ख व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हुए उनके ऊपर शासन करें, और उनके हाथ में शासन की बागडोर आने से जनता को उनकी योग्यताओं का पूरा लाभ प्राप्त होता है। हिटलर और मुसोलिनी ने इसी सिद्धांत का प्रचार करके अपनी शासन सत्ता स्थापित की और उसको कायम रखने में इसी सिद्धांत ने उसकी मदद की और अपनी निरंकुश सत्ता स्थापित करने में वो कामयाब रहे। मुसोलिनी ने इटली में फांसीवादी दल की अधिनायकता स्थापित करके वहाँ का शासन पूरी तरह से हाथ में ले लिया था। वहाँ की जनता ये विश्वास करने लग गई थी कि जो कुछ मुसोलिनी कहता है या करता है वही सत्य है। इटली और जर्मनी में फांसीवाद समर्थक व्यक्तियों ने देशभक्ति, अंधश्रद्धा आदि का प्रचार करके मुसोलिनी और हिटलर की निरंकुशता को मजबूती प्रदान की। इन देशों में इन दोनों की देवताओं की तरह पूजा होने लगी। जिसने भी उनका विरोध किया या विरोध करने का साहस किया वो मौत के घाट उतार दिए गए। धीरे धीरे हिटलर और मुसोलिनी ने राज्य की संपूर्ण व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। छठी जो विशेषता है वो है प्रजातंत्र विरोधी। वो चौथे और पांचवा जो हमारा तर्क था उसी से निकल करके ये आता है, जिसमें वो मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शासन के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसी तरह से वो प्रजातंत्र का विरोध करते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का हक मिलता है। इसीलिए ये कहते हैं कि प्रजातंत्र मूर्ख और भ्रष्ट व्यक्तियों का शासन है, क्योंकि मुसोलिनी ये मानता था कि प्रत्येक व्यक्ति शासन के लिए उपयुक्त नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति में ये योग्यता नहीं होती कि वो शासन के कार्यों में भाग ले सके। इसीलिए उसका कहना था कि लोकतंत्र मरणासन शव है जो पूरी तरह से सड़ चुका है। उसके नज़र में संसद बातों की दुकान है। मुसोलिनी कहता है कि लोकतंत्र थोड़े थोड़े समय में चुनावों के समय लोगों की झूठी संप्रभुता का आश्वासन देने का साधन है। यानी केवल चुनाव के समय में ये लगता है कि हाँ लोगों के पास कुछ सत्ता है, लेकिन वो भी एक झूठा आश्वासन होता है। मुसोलिनी ने तत्कालीन इटली के लोकतंत्र की भी बुराई की थी और उसके दुर्दशा के बारे में कहा था कि इटली की संसद एक जहरीला फोड़ा है और इस समूचे राष्ट्र के रक्त को दूषित कर रहा है, इसलिए इसका तुरंत नाश होना चाहिए। फांसीवादियों की दृष्टि में प्रजातंत्र काल्पनिक और अव्यावहारिक शासन है। उनका कहना है कि लोकतंत्र समानता और बहुमत के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकृति ने सभी को समान नहीं बनाया है, समानता की बात करना मूर्खता है। इसी प्रकार शासन करने के गुण थोड़े से व्यक्तियों में होते हैं, इसलिए लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। फांसीवादी लोकतंत्र के स्थान पर एक व्यक्ति की तानाशाही का समर्थन करते हैं। उनका नारा है कि विश्वास रखो, आज्ञा पालन करो
और लड़ो, यानी नेता की बात में पूरी आस्था रखो, उसकी आज्ञा का पूरी तरह से आंख बंद करके पालन करो और नेता कहे तो उसके लिए लड़ो। उनका मानना है कि लोकतंत्र पूंजीपतियों का शासन है, इसलिए कभी भी आम व्यक्ति का भला लोकतंत्र में नहीं हो सकता। इसके बाद देखते हैं उदारवाद का विरोध करते हैं ये। उदारवाद जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर देने वाली विचारधारा है, जबकि फांसीवाद अधिकारों के बजाय कर्तव्यों पर बल देते हैं। उनका ये मानना है कि व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता राज्य के आदेशों का पालन करने में है और राष्ट्रभक्ति में है, जबकि उदारवादी ये मानते हैं कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली सभी व्यक्तियों को बराबरी का हक देती है और वही सही प्रणाली है, जबकि फांसीवादी लोकतंत्र का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि शासन की बागडोर योग्य व्यक्तियों के हाथ में ही ठीक है और सभी व्यक्तियों में योग्यता नहीं होती कि वो शासन चला सके। जनता को शासन से दूर रहने में ही ये मानते हैं कि उसकी भलाई है। इसी तरह फांसीवादी आर्थिक उदारीकरण के भी विरोधी हैं। उनका मानना है कि आर्थिक उदारीकरण राष्ट्रहित में नहीं है, यानी आर्थिक रूप से लोगों को स्वतंत्रता देना भी ठीक नहीं है। समस्त अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। आर्थिक उदारीकरण से फांसीवादियों का ये मानना है कि अगर आर्थिक छूट जनता को दे दी जाएगी तो इससे शोषण और आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए आर्थिक साधनों को भी राज्य के कठोर नियंत्रण में रहना चाहिए। इसी तरह से ये समाजवाद का भी विरोध करते हैं। समाजवाद का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि समाजवाद समानता की बात करता है, जबकि फांसीवादियों का ये मानना है कि असमानता प्रकृति की देन है, इसलिए सब समान नहीं हो सकते, इसलिए समाजवाद का जो अवधारणा वो गलत है, इसलिए समानता के प्रयास करना भी गलत है। असमानता ही प्रकृति का नियम है और प्रकृति का ये भी नियम है कि योग्य अयोग्य के ऊपर शासन करे, और मुसोलिनी का ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति शासन करने के योग्य नहीं होता, इसलिए योग्य व्यक्तियों को शासन और महत्वपूर्ण कार्यों में भागीदारी लेनी चाहिए, सभी व्यक्तियों को नहीं, जबकि समाजवाद सभी समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की समानता की बात करता है, इसलिए फांसीवादी समाजवाद का भी विरोध करता है। मुसोलिनी कहता है कि आर्थिक समृद्धि मनुष्य को उन पशुओं के समान बना देगी जिन्हें अपना पेट भरने के सिवाय और कोई काम नहीं होता, इसलिए यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए साम्यवाद को अमान्य करता है। वह पूंजीपतियों और श्रमिकों को सहयोग के आधार पर कार्य करने को कहता है ताकि इटली की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जा सके, जबकि हम जानते हैं कि समाजवाद कभी भी पूंजीपति और श्रमिकों के सहयोग की बात नहीं करता। इसके साथ ही व्यक्तिवाद का विरोध भी ये करते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाद व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, राज्य से पहले व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है और ये मानता है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए, तो यह है व्यक्तिवाद। जबकि मुसोलिनी का ये मानना है कि व्यक्ति साधन है और राज्य साध्य है, और व्यक्तिवाद इसका बिल्कुल विपरीत है, इसीलिए मुसोलिनी व्यक्तिवाद का विरोध करता है। मुसोलिनी कहता है कि सब कुछ राज्य के अंदर है, कोई भी राज्य से बाहर नहीं है और न ही कोई राज्य का विरोध कर सकता है। फांसीवाद राज्य को पूरी तरह से संप्रभु मानकर उसकी पूजा करता है। उसका विश्वास है कि राज्य की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानने से व्यक्ति अपनी और अपनी संस्कृति और सभ्यता का विकास कर सकता है, जबकि व्यक्तिवाद ये मानता है कि राज्य एक साधन है व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की सुविधा बढ़ाने के लिए। तो एक तरह से फांसीवाद व्यक्तिवाद का पूर्णतः विपरीत विचारधारा प्रस्तुत करता है। इसी तरह से फांसीवाद साम्राज्यवाद और सैनिकवाद का समर्थन करता है। फांसीवादी अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युद्ध को अनिवार्य मानते हैं, जिससे कि वो सैनिकवाद के समर्थक बन जाते हैं। उनका कहना है कि युद्ध खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का साधन है,
इसमें अयोग्य और निर्बल राज्यों का सफाया हो जाता है और योग्य व्यक्तियों को ही जीने का अधिकार प्राप्त होता है। और उसका ये भी मानना है कि युद्ध से साहस, त्याग और बलिदान जैसे गुणों का विकास नागरिकों में होता है और नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना में इससे वृद्धि होती है और शक्तिशाली राष्ट्र को साम्राज्य का विस्तार करने का अवसर भी प्राप्त होता है और जिससे राष्ट्र की आत्मा उन्नत होती है। इसी तरह से उसने कहा कि इटली का विकास एक जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इटली का प्रसार होना चाहिए या उसे मर जाना चाहिए, यानी पूरी तरह से वो साम्राज्यवाद का पक्षधर है। तो इस तरह से मुसोलिनी ने सैन्यवाद और साम्राज्यवाद की नीति का प्रसार करके विश्व शांति को धक्का पहुंचाया और इसीलिए फांसीवाद आज एक घृणित विचारधारा बन गया है। उसने इथोपिया पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य का प्रसार किया। इसी प्रकार फांसीवाद साम्राज्य का समर्थक है और विश्व शांति का विरोधी है। तो इस तरह से साम्राज्यवाद और शांति दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसके अलावा धर्म और चर्च में उसने विश्वास व्यक्त किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक राज्य की स्थापना करना चाहता था, बल्कि मुसोलिनी येन केन प्रकारेण एक निरंकुश तानाशाह साम्राज्यवादी शासन की स्थापना करना चाहता था। और चूंकि एक अवसरवादी विचारधारा है और धर्म को साथ लिए बिना वो लोगों को अंध राष्ट्र भक्ति की ओर नहीं धकेल सकता था, इसलिए उसने धर्म और चर्च में विश्वास व्यक्त किया। शुरू में उसका धर्म में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसने महसूस किया कि धार्मिक विश्वास के बिना उनके राष्ट्रवाद का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, तो मुसोलिनी ने धार्मिक नेताओं के साथ एक समझौता किया 1929 में और धार्मिक समर्थन प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसे लगता था कि बिना धार्मिक समर्थन प्राप्त किए, बिना चर्च का समर्थन प्राप्त किए वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस तरह से फांसीवाद ने धर्म और चर्च में अपना विश्वास व्यक्त किया। वे संस्कृति व सभ्यता के विकास में धर्म को महत्वपूर्ण मानता है। मुसोलिनी ने मार्क्सवादियों के धर्म विरोधी विचारों की निंदा की और कैथोलिक धर्म को मुसोलिनी ने राज धर्म घोषित किया। इससे उसकी निरंकुश सत्ता को पोप और जनता का औचित्यपूर्ण धार्मिक समर्थन भी मिल गया। तो इस तरह से मुसोलिनी ने चर्च और धर्म को साध करके अपनी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने का काम किया। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीयवाद का उसने विरोध किया, क्योंकि वो अंध राष्ट्र भक्तवादी था, उग्र राष्ट्रवादी था और साम्राज्यवादी था। तो इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीयवाद का पूरी तरह से विरोधी था। उसका जातीय श्रेष्ठता में गहरा विश्वास था। जैसे कि हिटलर ने जर्मन जाति को विश्व की श्रेष्ठ जाति मानकर यहूदियों पर अमानवीय अत्याचार किया, मुसोलिनी ने भी गैर इटली की जातियों को कुचल दिया था। उसका मानना है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से कोई मेल नहीं हो सकता। प्रभु सत्ता राष्ट्र के पास होती है और राष्ट्रों के समूह के पास नहीं। इसलिए उसने राष्ट्र को ही व्यक्ति की भक्ति और आस्था का केंद्र बताया, राष्ट्रों के समूह को नहीं। मुसोलिनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति या व्यवस्था की बात केवल वही राष्ट्र करते हैं जो अन्य राष्ट्रों के साथ संघर्ष और प्रतियोगिता में असफल रहते हैं। फांसीवादियों की दृष्टि में स्वराष्ट्र हित ही सबसे ऊपर है। वे इस परम साध्य के लिए कोई भी सीमा लांघ सकते हैं। मुसोलिनी ने उग्र राष्ट्रवाद को महत्व देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग किया था और इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो एक तरह से इसी घृणित विचारधारा के कारण, साम्राज्यवादी और उग्र राष्ट्रवाद के कारण ही मानते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बीच पड़े। परंपरावाद का समर्थन किया उसने। फांसीवाद इतिहास और परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। मुसोलिनी ने सत्ता प्राप्त करने के बाद लोगों को कहा कि इटली गौरवपूर्ण परंपराओं वाला देश है, हमें इसे फिर से खोई हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलानी है। उसका विश्वास था कि अतीत का गौरवपूर्ण गुणगान करके ही लोगों को एक मंच पर संगठित किया जा सकता है, यानी कि परंपराओं की वजह से, परंपराओं को साथ लेकर के वो सभी लोगों को राष्ट्र के प्रति निष्ठा के लिए एकजुट करना चाहता था। तो इस तरह से भावुकतापूर्ण अपील करके उन्होंने फांसीवादियों ने अपनी सत्ता को कायम किया। इसी तरह से मुसोलिनी ने निगमनात्मक राज्य का समर्थन किया। फांसीवादियों के अनुसार राज्य व्यक्तियों का निर्जीव समूह नहीं है, अपितु विभिन्न आर्थिक कार्य करने वाले संघों और निगमों का सजीव समुदाय है। उसने आर्थिक स्तर पर
बहुत सारे निगमों की स्थापना की, जैसे जिला स्तर पर विभिन्न निगम, फिर उनके ऊपर राष्ट्रीय नियंत्रण, एक नियंत्रण के अंतर्गत पूरे राष्ट्र के एकतापूर्ण नियंत्रण के अंतर्गत इस विभिन्न निगमों को लेकर के वो आए। तो इस तरह से जो आर्थिक एकता स्थापित करने की उसने कोशिश की, उसी को निगमनात्मक राज्य कहा गया। ये निगम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में होते हैं और सभी राज्य के अधीन काम करते हैं। इटली में मुसोलिनी के निगमनात्मक राज्यों के द्वारा उत्पादन में वृद्धि की, कीमतों को स्थिर और कम किया और पूंजीपतियों और श्रमिकों के संघर्ष को दूर किया। किंतु ये नियम स्वायत्तशासी नहीं थे, बल्कि इन पर राष्ट्रीय सत्ता का पूरी तरह से नियंत्रण था। ये निगम इटली के विकास में नींव के पत्थर साबित हुए, क्योंकि कड़े नियंत्रण के भीतर इन सभी आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया जाता था। फासीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो फासीवादी एक ऐसी अर्थव्यवस्था के समर्थक है जो न तो निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली है, न ही समाजवादी। फासीवादी केवल राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों का ही राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, बल्कि जो बाकी के हैं उनको निजी हाथों में सौंप देना चाहते हैं। उनका मानना है कि इस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीपति और श्रमिक राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। पूंजीपति या मजदूर वर्ग को किसी भी रूप में राष्ट्रीय अहित की आज्ञा नहीं दी जाएगी। पारस्परिक विवादों को संघों के द्वारा हल किया जाएगा। यदि इनसे विवाद हल नहीं होंगे तो फासिस्ट न्यायालयों के द्वारा, यानी फासीवादी न्यायालयों के द्वारा इनको हल किया जाएगा। उत्पादन का लक्ष्य राष्ट्रीय आवश्यकता को पूरा करना होगा। उत्पादन क्रिया पर राज्य का पूरा नियंत्रण रहेगा ताकि राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य प्राप्त हो सके और पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से उसी दशा में लाया जा सके। मुसोलिनी ने कहा है कि संपूर्ण उत्पादन व्यवस्था राज्य के नियंत्रण में होगी और संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ही संचालित होगी। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि फासीवाद एक ऐसा दर्शन है जो वास्तविकता पर आधारित है। मुसोलिनी ने स्वयं कहा था कि हम समय, स्थान, वातावरण के अनुसार कुछ भी हो सकते हैं, यानी हमारा कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है जिससे हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो, हम वैसा ग्रहण कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली और जर्मनी के सामने प्रमुख समस्या थी आर्थिक विकास की, और वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल बना हुआ था उसे दूर करने के लिए एक ऐसे ही कार्यक्रम की आवश्यकता थी जो फासीवादियों के द्वारा चलाया गया। यदि मुसोलिनी उग्र राष्ट्रीयता को बढ़ावा नहीं देता और इटली की गौरवमय इतिहास की बात जनता के सामने नहीं रखता, उनको एकजुट नहीं करता भावनात्मक रूप से, तो इटली के लोगों को संगठित करना और उनका विश्वास जीतना उसके लिए असंभव था। इसलिए जिस प्रकार की निरंकुश शासन व्यवस्था उसने कायम की वह तत्कालीन परिस्थितियों की मांग थी। मुसोलिनी और हिटलर के द्वारा दिए गए सभी सुझाव और कार्यक्रम उन परिस्थितियों में सही थे और समस्त फासीवादी कार्यक्रम भी औचित्यपूर्ण थे, लेकिन आगे चलकर कई देशों में फासीवाद का एक विकृत, बिगड़ा हुआ रूप सामने आने लगा और इससे जनता को बहुत हानि हुई, क्योंकि अंततः ये एक निरंकुश शासन था। जब फासीवादी आंदोलन एक आवश्यकता न रह करके एक संकीर्ण स्वार्थ सिद्धियों का साधन बन गया तो सभी जगह इसकी निंदा होने लगी और फासीवाद शासन के अंत के साथ साथ ही फासीवादी विचारधारा भी अलोकप्रिय होती गई। आज फासीवाद के कुछ न कुछ तत्व कई देशों की शासन व्यवस्थाओं में विद्यमान है, लेकिन उनका अंतर्राष्ट्रीयता के युग में कोई विशेष महत्व नहीं है। इराक में फासीवादी शासन और तालिबान के अफगानिस्तान में शासन के तानाशाही तत्वों को अमेरिका ने जिस कदर मिटा दिया, उससे फासीवाद के अंत के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरे हैं। इसलिए फासीवाद एक घृणास्पद विचारधारा है और आज के समय में इसका कोई महत्व नहीं है, भले ही ये कैसी ही परिस्थितियों की उपज हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फासीवाद की प्रमुख विशेषताएं और सिद्धांत क्या क्या हैं। अगले वीडियो में फासीवाद पार्ट 4 में हम देखेंगे फासीवाद की आलोचना। तब तक के लिए धन्यवाद।